हेलो क्लास 11, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब we will continue our topic on the enzymes, but this lecture is going to be a little bit different from our last lectures। देखो लास्ट के लेक्चर्स में हमने जो भी कुछ स्टडी किया, जैसे कि हमने देखा अपना काइनेटिक्स, उससे पहले हमने देखा कैसे हमारा जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ बाइंड करेगा। लेकिन इस लेक्चर में हम एक अलग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक एक्चुअली में थोड़ा सा नेगेटिव है। नेगेटिव इन द सेंस कि मैं आपको यहाँ टॉपिक लिखूंगी तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा नेगेटिव कैसे है वो। हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को लेकर जो एंजाइम्स की कैटालिसिस को डिक्रीज करते हैं, दैट इज नोन एज एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम का काम है बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करना, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है नेगेटिविटी साथ में चलती है उसके साथ। तो अब पॉजिटिविटी क्या है? हमारा सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल जो एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और हमारी कैटालिसिस की रिएक्शन आगे जाएगी। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं या फिर हम पर्पसफुली उनको इनटेक करते हैं सो एज टू इनहिबिट द एक्शन ऑफ द एंजाइम एंड दोस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज व्हाट? एंजाइम इनहिबिटर्स। प्रोसेस को हम बोलेंगे एंजाइम इनहिबिशन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एंजाइम इनहिबिशन क्या है वो तो नाम से ही समझ में आ गया होगा। अब उस एंजाइम इनहिबिशन को हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज इन्वॉल्व। वो बॉन्ड देखो, अब फिर से आपको आपके बेसिक्स पर जाना पड़ेगा। टाइप ऑफ बॉन्ड, इसका मतलब इनहिबिटर कैसे हमारी एंजाइम के साथ बाइंड करने वाला है। सबस्ट्रेट भी हमारी एंजाइम के साथ बाइंड करता है, तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर है तो एक ही तरीके के मॉलिक्यूल, बस फर्क क्या है? सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम बाइंड होकर एंजाइम की कैटालिसिस होती है। इनहिबिटर के साथ जब हमारी एंजाइम बाइंड करती है तो इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। तो उसी के बॉन्ड के बेसिस पर हम इसको दो पार्ट्स पे पढ़ते हैं। पार्ट्स नहीं बोल सकते आप, दो क्राइटेरिया भी बोल सकते हो कि आप दो क्राइटेरिया पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं वो क्राइटेरिया? सबसे पहले आएगा हमारा इरिवर्सिबल इनहिबिशन और दूसरा आता है हमारा रिवर्सिबल इनहिबिशन। नाम से ही क्लियर हो जाएगा, अगर नाम क्लियर हो गया तो फंडामेंटल्स या फिर उसके पीछे का जो लॉजिक है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल वैसे क्या होता है? इरिवर्सिबल का मतलब वो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में ना आ पाए। तो इसका मतलब जब हमारा इनहिबिटर एंजाइम के साथ इरिवर्सिबली बाइंड करेगा देन इट गेट्स अटैच्ड टू द एंजाइम फॉरएवर, विल डिस्ट्रॉय द फंक्शनल ग्रुप्स। अब देखो फिर से बेसिक पर जाओ, एंजाइम में काम कौन करता है? पूरा का पूरा एंजाइम ना, सिर्फ एक्टिव साइड, और उस एक्टिव साइड में भी प्रेजेंट वो फंक्शनल ग्रुप्स। तो हमारा इनहिबिटर उन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स पर इरिवर्सिबली बाइंड करके एंजाइम का एक्शन पूरी तरीके से ब्लॉक करेगा। दिस इज व्हाट इज नोन एज द इरिवर्सिबल इनहिबिशन। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा अभी तक कि हमारा जो इनहिबिटर है वो कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू ही बाइंड करेगा। एग्जाम्पल से चीज़ें और अच्छे से समझ में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक पेनिसिलिन दैट वी इनटेक, दिस पेनिसिलिन इज टेकन इन ऑर्डर टू इनहिबिट द सिंथेसिस और इट इज इन बैक्टीरियासाइडल इन एंटीबायोटिक, है ना, बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। कैसे करती है? इसी इरिवर्सिबल इनहिबिशन से मारती है। कैसे? This particular enzyme, antibiotic binds with an enzyme that is पेप्टाइडेज। अब हमें चीज़ों के अंदर जाना शुरू करना पड़ेगा बिकॉज वी आर एट दैट पर्टिकुलर लेवल कि वी शुड नो दी मैकेनिज्म। पेनिसिलिन ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम के साथ बाइंड करके उसको इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है और ये जो एंजाइम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बैक्टीरियल की सेल वॉल की सिंथेसिस के लिए। जब सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होगी तो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली मर जाएगा। उस तरीके से काम करती है हमारी ये पेनिसिलिन। एक और एग्जाम्पल एस्पिरिन, सेम काइंड ऑफ एंटीबायोटिक। सेम एंटीबायोटिक तो नहीं है लेकिन हाँ इरिवर्सिबल इनहिबिशन के केस में हम सेम ले रहे हैं इसको। यहाँ पर कौन सी एंजाइम से बाइंड करेगी ये? एस्पिरिन साइक्लोऑक्सीजनेज इस एंजाइम के साथ बाइंड करे। एस्पिरिन हमारा जो है वो इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करती है। दैट इज हाउ दीज इन पर्टिकुलर सब्सटेंसेस एक्ट
on these enzymes irreversibly and hence hampers the activity of the enzyme catalyzed reaction. अब बात आती है हमारे इस रिवर्सिबल इनहिबिशन की। जैसा इरिवर्सिबल में हमने देखा, इरिवर्सिबल में उसका थोड़ा सा चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अब हमारा इनहिबिटर रिवर्सिबली बाइंड करेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो इंटरैक्शंस होने वाले हैं दैट विल बी नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स, और इसी का एक्चुअली में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हमारा जो इनहिबिटर है वो रिवर्सिबली बाइंड कर सकता है। अब फिर से आपको आपका बेसिक याद दिलाना पड़ेगा मेरे को। हमने एक्टिव साइट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था, उन्हीं एक्टिव साइट्स को लेकर यहाँ पर बात होने वाली है रिवर्सिबल इनहिबिशन को लेकर, तो उसी से कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, देखो कैसे होगा अब रिवर्सिबल इनहिबिशन में। एक्चुअली में तीन क्या पढ़ने वाले हैं, केसेस पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमारा एंजाइम का जो मॉलिक्यूल है, एंजाइम जो है उसके साथ इनहिबिटर के मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे, और उसके रेस्पेक्ट में हम तीन केस पढ़ने वाले हैं। अगेन अगर आपको नाम समझ में आ गए तो तीनों केसेस के पीछे जो उसका फंडामेंटल है वो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आएगा इसमें हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन नाम में लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव, दैट मीन्स कॉम्पिटिशन हो रहा है। किसके बीच में कॉम्पिटिशन होगा? ऑब्वियस सी बात है, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में कॉम्पिटिशन होगा, क्योंकि एक एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है, दूसरा कम करता है। अब किसके लिए कंपटीशन होगा? एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन होगा, क्योंकि वही वो प्लेस है, वही वो साइट है जहां पर दोनों सब्सटेंसेस जो हैं वो बाइंड कर सकते हैं, और उसके बाद हमारी एंजाइम की जो रिएक्शन है वो आगे बढ़ सकती है। ठीक है, अब ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम तीनों केसेस को, कुछ ग्राफ्स और कुछ इक्वेशंस के थ्रू स्टडी करेंगे। सारे केसेस में वो भी नहीं है, अलग अलग केसेस में है। जैसे कि इस इक्वेशन को अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की इक्वेशन लिखी जाए तो पहले तो वही इक्वेशन है, एंजाइम प्लस substrate when it gets bind or when it gets combined, it leads to the formation of what? An intermediate complex, that is ES. ES will finally lead to the enzyme and the product. ये तो हो गई हमारी जनरलाइज्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इनहिबिटर का भी रोल आने वाला है, तो क्योंकि अब देखो ये जो इक्वेशन है वो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्राइटेरिया में हमारी जो ये इक्वेशन है वही चेंज होने वाली है, तो उसी इक्वेशन के बेसिस पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, इसलिए हमारी जो इनहिबिटर का मॉलिक्यूल है दैट विल compete with the enzyme and it will lead to the formation of EI। जैसे कि यहाँ पर एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना है, उसी तरीके से यहाँ पर EI कॉम्प्लेक्स भी एक बन जाता है। जब ये EI कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है एक्टिव साइट के लिए या एक्टिव साइट के पास में सबस्ट्रेट को बाइंड होने की जो जगह है वो कम हो जाएगी। दैट इज हाउ इट इज नेम्ड एज दिस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। पहले याद करो हम यहाँ पर K1 लिखते थे, ये K-1, ये K2, सिमिलरली यहाँ पर भी हम KI लिखेंगे। सारी केसेस में आप इक्वेशन भी नहीं पढ़ेंगे। अब जरा फिर से देखो, अब हम क्या देखने वाले हैं, इसका ग्राफ, थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। जब हमारी एक्टिव साइट की जो जगह है वो कम हो गई, दैट मीन्स हमारा एंजाइम कैटालिसिस का जो रेट है वो भी कम हो जाएगा। ठीक बात है ना, एकदम ठीक बात है कि हमारी जब एक्टिव साइट कम हो गई है, अवेलेबिलिटी कम है एक्टिव साइट की, तो दैट मीन्स एंजाइम का जो कैटालिसिस का रेट है वो भी कम होने वाला है। और उस कम होने की जो रीजन है वो भी आप इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारी जो नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन थी वो थी V0 इज इक्वल्स टू Vmax इंटू S अपॉन Km प्लस S। अब हमारा जो ये रेट है वो कम हो गया, इसका मतलब डिनोमिनेटर में कुछ तो चेंज होने वाला है ना। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में रेशियो प्रोपोर्शन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये सब पढ़ाया गया था। देखो काम कैसे आने वाला है यहाँ पर।
एंजाइम का जो कैटालिसिस का रेट है वो कम हो गया, दैट मीन्स हमारा डिनोमिनेटर जो है वो बढ़ाना चाहिए, तभी एंजाइमेटिक रेट कम होगा। अब डिनोमिनेटर में क्या है, Km और सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं कम होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इनहिबिटर का में सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। क्या कम हो रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली लॉजिक है कि हमारा ये Km जो है वो बढ़ रहा है। तो जो हमारी नई इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, इट विल बी V0 इज इक्वल्स टू Vmax इंटू S अपॉन Km डैश प्लस S। ये होती है हमारी न्यू इक्वेशन इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में। ऐसे ही जो ग्राफ है वो भी जरा एक बार फिर से बना लीजिए। देखो ये सारी चीज़ें आपको आप खुद से समझ में आनी चाहिए। अगर खुद से समझ में नहीं आ रही हैं कुछ चीज़ें तो डू आस्क मी इन द डाउट सेशन और इन द कमेंट सेशन, आई विल क्लियर ऑल योर पॉइंट। अब हमारा जो नॉर्मलाइज ग्राफ था वो कुछ ऐसा होता था, है ना, ये था हमारा विदाउट इनहिबिशन। अब जो हमारा इनहिबिशन इनहिबिटर के प्रेजेंस के बाद का जो हमारा ग्राफ होने वाला है दैट विल बी लाइक दिस। क्या होगा, हमारा Km जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बट हमारा ये जो Vmax है दैट विल बी दैट विल नॉट बी चेंज। क्यों, क्योंकि जब सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तब हमारा जो Vmax है वो उस पर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दिस इज हाउ द ग्राफ, थोड़ा सा सही कर लो इसको, ऐसा लगेगा कि एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है उसके बाद ये हो रहा है। नो, दिस ऑल दीज टू आर गेटिंग मिक्स। इस केस में हमारा जो ये था हमारा Vmax, ठीक है, ये था Vmax अपॉन 2 और ये था हमारा Km की वैल्यू, है ना। अब इस केस में हमारा Vmax तो वही है, बट येस ऑब्वियसली जो हमारा Vmax अपॉन 2 है वो कुछ इधर होगा और हमारा ये हो गया Km डैश, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ द इनहिबिटर। ओहो, that is the thing that you need to keep in mind while you are trying to make the things through the graph। देखो Vm क्योंकि सेम है तो इसीलिए Vmax भी तो सेम ही होगा ना। अब यहाँ से देखो ऐसे आपको समझ में आएगा, दिस इज द Km डैश, Km के रिस्पेक्ट में Km डैश थोड़ा इंक्रीज हो गया, उस इंक्रीमेंट की वजह से हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो थोड़ा कम हो गया। दैट इज हाउ वी एक्सप्लेन द इनहिबिशन एंड दैट टू दी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये हो गया एक केस, बाकी के दो केसेस भी डिस्कस करने वाले हैं हम। वो इतनी ज़्यादा उसमें इक्वेशन नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे उसको और थोड़ा बेसिक समझेंगे इन इक्वेशंस के थ्रू। अब मैं भी पूरा नहीं रब करूँगी, सिर्फ इतना रब कर देती हूँ जिससे कि आपको चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी समझ में आ जाए, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। नहीं समझ में आया तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, और येस इफ यू वांट टू स्टडी मटेरियल देन आल्सो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट, ओके, बट देन यू हैव टू गेट इन टच विद मी ईदर थ्रू द जीमेल और थ्रू द नंबर और इन फैक्ट इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ, आई विल प्रोवाइड विद दैट आल्सो। अब देखो नाम चेंज हो गया है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब इसको डायरेक्टली आप इक्वेशन से समझो, जैसा पहले यहाँ था ये तो हो ही रहा है, जो हमारा इनहिबिटर है वो हमारी एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ compete करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ में इनहिबिटर जो है वो इस एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में भी compete या कंबाइन कर सकता है एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ESI। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसके आगे भी हमारी रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। थिंग्स हैपन, यू कैन नॉट अवॉइड दैट, है ना। तो क्या हुआ, हमारा अब जो इनहिबिटर है वो इसके साथ भी compete करेगा और हमारी एंजाइम के साथ भी compete करेगा। यहाँ पर जो हमारा इनहिबिटर है उसकी स्ट्रक्चरल कॉम्प्लीमेंटारिटी, देखो नया वर्ड आया है, मैंने वहाँ पर नहीं बताया था, यहाँ पर बता रही हूँ नॉन कॉम्पिटिटिव में है। द इनहिबिटर डज नॉट हैव द स्ट्रक्चरल कॉम्प्लीमेंटारिटी विद दैट ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, दैट वाज इन केस ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। है द inhibitor can combine with the free enzyme or it can also combine with the enzyme substrate complex although the reaction cannot take place। इसको अगर आपको ऐसे भी लिखना है तब भी आप लिख सकते हैं, this EI gets combined with the
सबस्ट्रेट बात वही है ना, यहाँ के आगे भी रिएक्शन नहीं जाएगी, उसके आगे भी रिएक्शन नहीं जाएगी, तो यू कैन गो विद दैट ऑल्सो। अब इसका जो ग्राफ होगा उसमें हमारा जो Km की वैल्यू है वो सेम रहेगी, Vmax की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो ये है हमारा ग्राफ, अगेन the same thing, here it is the substrate concentration, here goes the V naught। पहले के केस में हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा था, है ना, और ये थी हमारी Vmax की वैल्यू, राइट। अब जब हमारा इनहिबिटर प्रेजेंट होगा तब हमारी जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से शिफ्ट कर जाएगा। दिस विल बी आवर न्यू Vmax, क्योंकि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने के बाद भी इनहिबिटर उसके साथ इफेक्ट कर सकता है। तो दिस इज हाउ द वैल्यू ऑफ द न्यू Vmax गोज, ठीक है। अब जो हमारा Km होगा इसमें वो सेम ही रहेगा। देखो Vmax, अच्छा Vmax अपॉन 2, ये इससे हुआ हमारा Km, ये आप खुद लगा लेना, मैं इधर सिर्फ Km लिख रही हूँ, ठीक है। दूसरे केस में हमारा Vmax अपॉन 2 ये और Km सेम, ठीक है। तो दैट मीन्स द Vmax हैज बीन शिफ्टेड, तो Km सेम रहेगा बट Vmax, maximum velocity changes. This is how the case of non-competitive inhibition goes. जो थर्ड केस है वो उससे भी ज़्यादा सिंपल है, उसमें ना हमें हमारा देखो पहले केस में इक्वेशन और ग्राफ दोनों पढ़ी, दूसरे केस में इक्वेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ग्राफ से मतलब है आपको। तीसरे केस में दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ थ्योरी है। वहाँ पर जो हमारा इनहिबिटर है वो सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ में बाइंड कर सकता है, एंजाइम के साथ में बिल्कुल भी बाइंड नहीं कर सकता। और हमारा जो तीसरा केस है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, चलो लिख देती हूँ एटलीस्ट, है ना, जिससे आपको ये याद रहे कि हाँ मैंने तीनों केसेस पढ़ाए थे, है ना, बाद में ये ना कहें आप कि मैम सिर्फ 2 ही केसेस करे हमने, तीसरा केस नहीं किया। दिस इज द अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। उसमें अब इसकी जो इक्वेशन है वो भी ये नहीं है, अदरवाइज अगर आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, मुझे पता है कि आप लोग देखते हैं स्किप कर करके भी, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। इसके लिए अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आपके जो दोनों चीजें हैं Vmax और Km, both the things, both the parameters gets altered, and here the enzyme forms the substrate, enzyme combines with the substrate to form ES complex, and the inhibitor can only combine with the ES complex, hence it leads to the changes in both parameters, that is the Vmax and the Km, ठीक है। सेम कॉम्पिटिटिव साइट के लिए कुछ भी कंपटीशन नहीं है, इसीलिए हमने इसको अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी बोला है। लेक्चर को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तीनों फिनोमेना, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम्स में आपसे पूछा ही जाएगा, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम आस्क मी विदाउट हेजिटेटिंग, अदरवाइज you will yourself have to solve that, and it will be very difficult for you at this point of time to solve by yourself, right? So we will meet again in our next lecture with yet some another properties, some another interesting topics. हमारा जो चैप्टर था वो था एंजाइम एंड बायो एनर्जेटिक्स। अब हमने बहुत कुछ एंजाइम्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, अब हम किसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, अपना बायो एनर्जेटिक्स के ऊपर। तो अगेन दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग टॉपिक टू डिस्कस, सो वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।